राधे राधे। एपिसोड 38। सीओस पोस्ट वाइफ। अभय भी वाइन पीते हुए बोला, मैं तुम लोगों को ये बताने वाला कि वन्या भाभी की बेस्टी यानी कि चैटर बॉक्स दृष्टि मेरे ऑफिस में काम करती है। ये सुनते ही यक्षित और विवेक दोनों स्माइल करने लगे। अब आगे। विवेक स्माइल करते हुए बोला, क्या बात है, तुम दोनों कल तो बिल्कुल अनजान थे। एक्सीडेंटली कॉफ़ी शॉप में मिले, फिर बाद में पता चला कि दोनों एक ही ऑफिस में काम करोगे। यक्षित भाई, आई एम श्योर कल को हमें पता चलेगा कि दृष्टि हमारी भाभी है। यक्षित ने भी विवेक की बातों को पूरा सपोर्ट किया। ये देखकर अनय दोनों को खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा। वह दोनों की तरफ देखते हुए बोला, व्हाट्सएवर, मुझे तो बस इतना पता है कि वो चैटर बॉक्स में ऑफिस में काम करेगी और वहाँ मैं उसका बॉस हूँगा। इसका मतलब है कि उसने जितनी भी बदतमीजियाँ की हैं मेरे साथ, मैं ना उन सब से बदले लूँगा। और गला साफ करना लगा। यक्षित वाइन का सिप लेते हुए बोला, वो कब से बच्चों की तरह तुम हरकतें करने लगा भाई। इससे पहले कि अनय कुछ बोल पाता, विवेक पहले ही बोल पड़ा, प्यार का चक्कर है बाबू भैया, प्यार का चक्कर। अनय घूरकर विवेक की तरफ देखने लगा। यक्षित वन्या और दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, उसे ज़्यादा परेशान मत करना, समझा तो? देख पहले से ही डरी हुई है। अनय, यक्षित सीरियसली तू इस बंदरिया के बारे में सोच रहा है? क्या मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ? यक्षित, दोस्त है इसलिए तो कह रहा हूँ कि ज़्यादा परेशान मत करियो उसे, वरना कहीं तेरे टॉर्चर से तंग आकर ऑफिस छोड़कर चली गई तो क्या करेगा। यक्षित की बातें सुनकर अनय सोच में पड़ गया, क्योंकि उसकी बातों में दम था। दूसरी तरफ वन्या दृष्टि को समझाने में लगी थी। देख, तुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तूने बताया भी तो कि अनय के डैड मिस्टर रजावत की तो फेवरेट एम्प्लॉय है। अगर अनय तुझे ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करे तू उसकी शिकायत कर देना। आई एम श्योर अनय को ऐसा कोई इरादा नहीं होगा। आई नो वो एक अच्छा इंसान है। दृष्टि घूरकर वन्या को देखती है, जैसे कह रही हो, अच्छा बहुत भरोसा है तुझे अपने देवर पर। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी दृष्टि का ध्यान रेड वाइन की तरफ जाता है। पिछली बार उसने इसे टेस्ट किया था और उसे बहुत पसंद भी आया था, इसलिए वह ड्रिंक के ग्लास की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगी। इससे पहले कि वह उसे अपने हाथों में ले पाती, यक्षित की नज़र पहले ही उस पर पड़ गई। वह तुरंत वन्या के पास आने लगा और हाथ पकड़ के उसे ड्रिंक लेने से रोक दिया। इसमें यहाँ कन्फ्यूजन है, यहाँ दृष्टि का ध्यान रेड वाइन पे नहीं गया बल्कि अन्या का ध्यान, और वेटर को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। यह देखकर वन्या का मुंह बन गया। यक्षित उसके मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्या कर रही थी अभी? वन्या एक नज़र घूरकर यक्षित को देखते हुए बोली, पूरी पार्टी में आपकी निगाहें तो मुझ पर ही थी, फिर भी पूछ रहे हैं क्या कर रही थी। यक्षित घूरकर वन्या की तरफ देखते हुए बोला, वो तो देखा मैंने कि तुम क्या कर रही थी, पर मैंने तुम्हें ड्रिंक करने से मना किया था ना। फिर वन्या भी मुंह फुलाकर बोली, ये अच्छा है, आप पूरी पार्टी में शॉट्स पे शॉट्स लगा रहे हैं और मैं जरा सा क्या वाइन टेस्ट करना चाहती हूँ तो आप तो भड़क ही गई मुझ पर। यह बोलते हुए वह इतनी मासूम बन रही थी कि यक्षित उसके झांसे में आ गया। यक्षित उसके फूले हुए गालों को अपने हाथों से भरते हुए बोला, जान मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, देखो मैंने ड्रिंक की क्योंकि मुझे वो हैंडल हो जाती है, पर मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुमसे वो हैंडल नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। यक्षित ने यह पिछली बार की बातों को ध्यान में रखते हुए कहा था, जब उसने ड्रिंक की थी और यक्षित को कितना परेशान किया था। वन्या ने यक्षित को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और वहाँ से जाने लगी। तभी एक रोमांटिक ट्यून प्ले हुआ और वहाँ पर मौजूद 2-4 कपल्स डांस करने लगे। यह देखकर यक्षित ने वन्या के हाथ को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वन्या के दोनों हाथ यक्षित के चेस्ट पर आ गए। वह उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे हटाने लगा। उसकी कमर पर अपने हाथ रखकर उसे एकटक देखने लगा। पहले तो वन्या को उसे इग्नोर कर दिया और जब उसने आंखें उठाकर ऊपर देखा तो यक्षित की निगाहें उसी पर थी। यह देखकर वन्या ब्लश करने लगी और उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। अगर वो दोनों वहाँ अकेले होते
तो यक्षित पक्का उसका इस अदा पर अपने होठों को किस कर लेता। वह उसके होठों को वह वन्या को थोड़ा और अपने करीब पर ले आता है और उसमें खोकर डांस करने लगता है। दृष्टि इधर उधर देखते हुए चले जा रही थी। तभी उसकी सैंडल उलझ गई और वह गिरने ही वाली थी कि दो मजबूत बाहों ने उसकी कमर को कसकर थाम लिया। जब उसकी आंखें उठाकर देखी तो वह अनय था। वह स्माइल करते हुए बोला, मिस मेहता, संभल कर, आप तो अभी से गिरने लगी। यह सुनकर वह एक नज़र घूरकर अनय को देखती है। खुद को ऐसा देख अनय मन ही मन हंसता है। वह दृष्टि की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर डांस के लिए इनवाइट करता है, पर दृष्टि उसकी बात पर जवाब दिए बगैर ही जाने लगती है। तो अनय अपना मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए बोला, अगर आपने मेरे डांस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं समझूंगा कि आप मुझसे डर गई। मजाल है कि आज तक दृष्टि कोई चैलेंज हारी हो। उसके कदम वहीं रुक गए और वह अनय की तरफ बढ़कर उसके हाथों में अपना हाथ दे देती है। अनय तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसकी यह ट्रिक काम कर जाएगी और ये सच भी साबित हुआ। दोनों रोमांटिक ट्यून पर कपल डांस करने लगे। अनय ने जब दृष्टि की तरफ देखा तो वह उसकी झील सी गहरी आंखों में, नर्म गुलाबी होठों में खो सा गया। उसका मन कर रहा था कि वह झुककर आहिस्ते से उसे चूम ले, पर उसने अपने आप को कंट्रोल किया। पर दृष्टि के चेहरे पर से अभी भी नजरें नहीं हट पा रही थी। दृष्टि ने जब अनय को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो मन में बोली, देखो तो कैसे बेशर्मों की तरह मुझे ताड़ रहे हैं। ये देखकर वह अपने पलकें झुका लेती है। अनय अपने चेहरे पर आ रहे बालों के कान को पीछे करते हुए बोला, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना आप इस ड्रेस में। दृष्टि दूसरी तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू। यह सुनकर अनय उसे टीस करते हुए बोला, ड्रेस के लिए या कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। दृष्टि दूसरी तरफ देखते हुए बोली, दोनों के लिए, क्योंकि दृष्टि को अब तक पता चल चुका था कि यह ड्रेस अनय ने उसे पार्सल की थी। अनय उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी डरपोक निकलेंगी। उस दिन कॉफ़ी शॉप में तो बहुत शेरनी बन रही थी, फिर आज कैसे भीगी बल्ली। क्या आपको मुझे फेस करने में डर लग रहा था? अनय ने ये दृष्टि की को पोक करने के लिए कहा था। दृष्टि पहले तो पका गई और फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, मुझे आपसे कोई डर नहीं लगता, समझिए आप। वो तो बस मेरा मन नहीं था आने के लिए, मैं नहीं आना चाहती थी। अनय उसकी बात मानते हुए बोला, ओके देन मिलते हैं कल ऑफिस में, बी रेडी। अनय ने इतना कहा ही था कि दृष्टि अपनी टिमटिमाती आंखों से अनय को देखने लगी। वह देखकर अनय अपने आप से बोला, यार ये लड़की अगर इसी तरह मुझे देखती रही तो मैं इसे किस कर लूँगा और फिर बाद में मुझे ही ब्लेम करेगी ये। युवान और विवेक दोनों सभी कपल को डांस करते देख रहे थे, पर दोनों की निगाहें यक्षित वन्या और दृष्टि अनय पर ही थी। यक्षित और अनय की लाइट तो सेट थी, इसलिए युवान विवेक की तरफ देखते हुए बोला, विवेक भाई आपको क्या लगता है? विवेक भी उनकी रोमांटिक डांस को देखते हुए बोला, छोटे मुझे लगता है कि तेरी दृष्टि दी का जल्द प्रमोशन होने वाला है। दोनों अनय और दृष्टि की तरफ देखते स्माइल करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि अनय इतनी जल्दी किसी के प्यार में पड़ जाएगा। पार्टी के बाद सभी अपने अपने घर के लिए निकल गए। यक्षित ने आज वन्या को ड्रिंक करने नहीं दी, इसलिए वह आज पूरे होश में थी। बस उसे नींद बहुत आ रही थी। वह कार ड्राइव करके यक्षित के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। यक्षित ड्राइव करते हुए उसके कंधे को चूम लेता है और उसकी कार सिंघानिया मैंशन की तरफ बढ़ जाती है। वन्या नींद के आगोश में पूरी तरह जा चुकी थी, इसलिए यक्षित कार पार्क करके आहिस्ता से उसकी तरफ का डोर खोलता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम की तरफ चल पड़ता है। उसे आहिस्ते से बेड पर सुला देता है और खुद चेंज करने चला जाता है। जब वह वापस आता है तो एक नज़र वन्या को दिखता है। वन्या पार्टी ड्रेस में थी, इसलिए वह उसका नाइट गाउन लाकर उसे कपड़े चेंज कर देता है और वह गाउन पहना देता है। फिर उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। अगली
सुबह। वन्या की नींद देर से खुली। सुबह के 8 बजे जब वह कमरे में देखती है कि तो यक्षित वहाँ पर नहीं होता है। उसकी आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वह ऑफिस के लिए जल्दी निकल गया था। इधर उधर देखने के बाद वन्या का ध्यान अपने कपड़ों पर गया। वह अपने कपड़े चेंज देखकर समझ गई कि यह यक्षित का ही काम होगा। वन्या को यक्षित का यह केयरिंग नेचर बहुत अच्छा लगता था। वह बेड से उठी और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह रेडी होकर बाहर आई। सब ब्रेकफास्ट कर चुके थे, इसलिए उसने भी अपने रूम में ब्रेकफास्ट किया और नीचे आ गई जहाँ वेद खेल रहा था। वन्या उसके पास आई और वेद अपने खेल भूलकर दौड़कर वन्या की तरफ आता है, जिसे वन्या अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। वेद अपने छोटे छोटे हाथों को वन्या के गले में लपेटकर उनके गालों को किस करने लगता है। गुड मॉर्निंग मम्मा। वन्या अपने रूई जैसे मुलायम गालों को किस करके बोली, उसके रूई जैसे, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। फिर वह वेद को पढ़ाने लगी। जब उसे लगा कि वह काफ़ी देर से वेद को पढ़ा रही है और वो अब बोर हो चुका है, तो वह उसे अपनी गोद में उठा लेती है और गार्डन की तरफ घूमने के लिए चली जाती है। वेद अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ बेटा बोलो। वेद अपनी क्यूट वॉइस में बोला, मुझे आइसक्रीम खानी है। वन्या उसे घर के अंदर की तरफ ले जाती है, बोली, ठीक है चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ। इस पर वेद बोला, नहीं मम्मा, मुझे बाल वाली आइसक्रीम खानी है। वन्या को पता था कि सिंघानिया मेंशन के पास में ही एक आइसक्रीम पार्लर है। वेद वहीं की आइसक्रीम की बात कर रहा है, पर वह वेद को समझाते हुए बोली, पर बेटा हमारे किचन में भी इतनी ही टेस्टी आइसक्रीम रखी है, तो फिर तुम्हें बाहर वाली आइसक्रीम क्यों खानी है। वेद जिद करते हुए बोला, नहीं मम्मा, वेद को महंगी आइसक्रीम खानी है। आखिर में वन्या को वेद के जिद के आगे झुकना पड़ा, इसलिए वह वेद को गोद में लेकर सिंघानिया मेंशन से बाहर आई। आइसक्रीम पार्लर पास में ही था, इसलिए वह बिना गार्ड्स के ही वहाँ चली गई। जब वे दोनों आइसक्रीम लेकर वापस आ रहे थे, तब उसके पास से एक लग्जरी कार गुजरी और उसमें से एक आदमी बाहर आया और वेद को वन्या की गोद से छीनकर कार में अंदर ले गया। वह इतनी जल्दी में हुआ था कि वन्या को भी कुछ समझ नहीं आया। उसने वेद को वापस लाने की बहुत कोशिश की, उसे छुड़ाने की भी बहुत कोशिश की। उसकी ये कोशिश देखकर उस किडनैपर ने अपने गार्ड से वन्या को धक्का देने के लिए कहा। उसके गार्ड्स ने वन्या को धक्का दे दिया। वन्या का बैलेंस बिगड़ गया और वह वहीं गिर गई। उसके माथे पर चोट लग गया और खून बहने लगा, पर इन सब में वन्या का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने कानों में बस वेद की वो मासूम आवाज़ गूंज रही थी, मम्मा प्लीज़ मुझे बता लो। कुछ ही सेकंड्स में वो कार वहाँ से हवा हो गई। वन्या रोते हुए घर के अंदर आई। उसके माथे पर खून बह रहा था, उसे इस सब का कोई होश नहीं था। युवान अभी अभी कॉलेज से वापस आया था। वह वन्या को घबराता हुआ देखकर उसके पास आया और उसके चोट को देखते हुए बोला, भाभी आपको ये चोट। युवान का इतना कहना ही था कि वन्या युवान की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में आंसू लेकर बोली, युवान वो वेद। युवान वन्या के दोनों कंधों को पकड़कर बोला, भाभी आप ठीक हो और क्या हुआ वेद को। वन्या घबराते हुए बोली, युवान वो वेद को किसी ने किडनैप कर लिया। वह सुनकर युवान के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि अगर ये बात यक्षित को पता चल गई तो वह खून की नदियाँ बहा देगा। युवान वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाभी आप रूम में जाइए, मैं कुछ करता हूँ। वन्या रोते हुए अपने कमरे में आ गई। यक्षित को जब ये बात पता चली तो वह दौड़ते हुए सिंघानिया मेंशन पहुँच गया। उसे पता चल चुका था कि वेद किडनैप हो चुका है। वह सीधे अपने कमरे में गया। उसे वन्या की इस लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया। वह उसके पास गया, पर वह इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसने वन्या के कंधे को झंझोड़कर गुस्से से दांत खींचते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि कहीं भी जाओ बिना बॉडीगार्ड्स के मत जाना, पर नहीं, तुम्हें तो मेरी बात ना मानने की आदत हो चुकी है। आज तुम्हारी वजह से मेरा वेद मुझसे दूर हो गया। मत भूलो कि तुम इस घर में सिर्फ वेद की वजह से हो।
यक्षित की कई बातें वन्या को तीर की तरह चुभ रही थी। उसे यक्षित की इन वर्ड्स की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह रोते हुए यक्षित से बोली, मत भूलिए कि वेद जितना आपका बेटा है उतना मेरा भी है। यक्षित ने एक नज़र अपनी लाल आंखों से वन्या को देखा और कहा, अगर मेरे बेटे को जरा सी भी खरोच आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसे सुनाने के बाद यक्षित वहाँ से निकल गया। वन्या अपने चोट के हाथ को वहीं खड़ी रह गई। उसके आंखों और कानों में लगातार उसके आंखों के कोनों से लगातार आंसू बह रहे थे। यक्षित अपने गुस्से में ये तक भूल गया था कि वन्या को भी चोट आई है। वन्या को भी अपनी कोई फिक्र नहीं थी, तो वह चुपचाप रोते रोते वेद के कमरे में आई और अपनी रोनी आवाज़ में बोली, आई एम सो सॉरी बेटा, आप मम्मा की लापरवाही की वजह से मम्मा से दूर चले गए। ये बोलते हुए वह वहीं फर्श पर बैठ गई और उसके छोटे बेड पर अपना सिर टिका दिया। ये सच था कि अगर वेद को कुछ हो गया तो वह खुद को भी माफ़ नहीं कर पाएगी। यक्षित कमरे से बाहर आ गया। युवान उसके कमरे की तरफ ही था जब यक्षित उसे डांट रहा था। उसने भाई को भाभी को इस तरह से डांटते देखा। युवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह यक्षित के पास आया। यक्षित ने अपने सारे रिसोर्सेस को काम पर लगा दिया। समर्थ और तेजस को भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए जा जो कि वेद को ढूंढने में बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते थे। सभी अपने अपने काम पर लग गए। युवान यक्षित को कुछ बोल पाता इससे पहले यक्षित वहाँ से चला गया और वह अपने ब्लैक जैगवार स्क्वाड के पास जा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि वह आज के आज वेद को ढूंढ ही निकालेगा, चाहे उसके किडनैपर ने उसे कहीं भी छुपा रखा हो, क्यों ना रखा हो। उसे वेद की बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि था तो वह एक छोटा बच्चा। वह अपने स्क्वाड से डिस्क करके निकला वह अपने स्क्वाड से डिस्कस करके निकला ही था कि तभी उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आया। कुछ सोचकर उसने वह कॉल पिक कर लिया। सामने से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग यक्षित, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जी जान से अपने बेटे को ढूंढ में लगे हो। यक्षित समझ गया ये विक्रांत खन्ना है और गुस्से से तिलमिलाते हुए बोला, बातों को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पॉइंट पे आओ। उसकी बातें सुनकर विक्रांत डेविल स्माइल करने लगा और बोला, ये हुई ना बात यक्षित राय सिंघानिया, तो हमारा प्यारा बेबी वेद मेरे कब्जे में है। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि तुम जैसा इंसान इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है। बिना सिक्योरिटी गार्ड्स के ऐसे ही अपने बच्चे को बाहर जाने दिया। पर वो क्या है ना कि विक्रांत खन्ना हाथ आया मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। और देखो तुम्हारा इस क्यूट बेटे के सारे मैं अपनी सारी मांगें पूरी करवाता हूँ। यक्षित पूरे एटीट्यूड में बोला, जितना खुश होना है हो ले, क्योंकि वेद को ढूंढने के बाद मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। विक्रांत अपनी जवान को लगाम दो। मत भूलो कि तुम्हारा प्यारा बेबी अभी भी मेरे कब्जे में है। अगर तुमने आवाज़ ऊंची करने की गलती की तो मैं उसे नन्ही सी जान को जिंदगी भर भारी पड़ सकती है। यक्षित गुस्से से लाल होकर बोला, अगर मेरे बेटे को एक खरोंच भी आई ना तो मैं दुनिया की तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा। विक्रांत डेविल स्माइल करते हुए बोला, यक्षित राय सिंघानिया, फिलहाल तो तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप मैं जैसे कहता हूँ ठीक वैसा ही करते जाओ और तुम्हारा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वेद सही सलामत तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। तुम अपनी बीवी मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस कर दूंगा। विक्रांत का इतना कहना ही था कि यक्षित गुस्से से तिलमिलाते हुए उठा। वह कड़क आवाज़ में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में इतनी घटिया सोच रखने की? पर गलती की है तो उसकी सज़ा मैं दूंगा। तुम्हारे जुबान के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा जिस जवान से तुमने मेरी वाइफ का नाम लिया। बस कुछ पल और चैन से जी लो, क्योंकि फिर मैं तुम्हें जीने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। यह बोलकर यक्षित बहुत खतरनाक लग रहा था। आपने कॉल डिस्कनेक्ट किया और वहाँ से कहीं बाहर निकल गया। दूसरी तरफ वन्या ने अभी तक पानी भी नहीं पिया था। वह वेद के किडनैपिंग के लिए खुद को गुनहगार मान रही थी। उसने इस
डिसाइड कर लिया था कि अब जब तक उसे वेद नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी नहीं खाएगी। उसका ध्यान अपनी चोट की तरफ तो बिल्कुल नहीं था। हालांकि खून बहना बंद हो चुका था, पर फिर भी उसे पट्टी करने की ज़रूरत थी। खुली छोड़ने पर चोट में इन्फेक्शन का खतरा हो सकता था, पर उसे किसी भी चीज़ की कोई फिक्र नहीं हो रही थी, कोई सुध बुध नहीं थी, जब तक ब्लैक जैगुआर स्क्वाड की पूरी टीम चारों तरफ फैल चुकी थी। यक्षित ने ऑर्डर दिया था कि अगले 1 घंटे के अंदर उसे वेद की लोकेशन का पता चाहिए, इसलिए उसकी टीम जी जान के इस मिशन में लगी हुई थी। दूसरी तरफ रजावत इंडस्ट्रीज आज एज ए बॉस अने का ऑफिस में पहला दिन था, इसलिए सभी डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स उसके लिए फूलों के बुके लेकर उसके वेलकम के लिए खड़े थे। नो डाउट दृष्टि से चेहरे के रंग उड़े हुए थे और कुछ दिन तक वो उसे ये हजम करने में लगने वाला था कि अब अने उसका बॉस है। सबने उसे बुके दिया और ऑफिस से उसका स्वागत किया, पर आज उसकी पीए शिवानी एब्सेंट थी। आज अने का पहला दिन था, इसलिए पूरे प्रोजेक्ट के समझाने के लिए कोई तो चाहिए था। थोड़ी देर बाद पता चला कि मिस शिवानी जब घर से ऑफिस के लिए आ रही थी तो उन पर जानलेवा अटैक हुआ, जिससे वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। यह न्यूज़ सुनकर अनय का फेस एक्सप्रेशनलेस पूरी तरह से सख्त हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका ऑफिस ज्वाइन करना और मिस शिवानी पर अटैक होना कहीं आपस में जुड़े हुए तो नहीं है, क्योंकि दुश्मनों की कमी तो उसकी भी नहीं थी। उसने मिस शिवानी को रिपोर्ट ली तो पता चला कि उसकी हालत अभी सीरियस है, इसलिए उन्हें रिकवरी होने में कुछ महीने का वक्त लगेगा। अनय ने शिवानी की ट्रीटमेंट की पूरी जिम्मेदारी कंपनी को दे दी और उसे रेस्ट करने के लिए कहा। अब उसे अपने लिए एक पीए की ज़रूरत थी। ऑफिस के काम और प्रोजेक्ट्स के समझाने के लिए अब अनय के पास ये ऑप्शन था कि वह बाकी डिपार्टमेंट मैनेजर्स की परफॉर्मेंस देखे और उनमें से किसी एक को अपने पीए सिलेक्ट करे। जब डिपार्टमेंट्स के मैनेजर को ये बात पता चली तो सब खुशी से नाचने लगे। खासकर फीमेल मैनेजर्स तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने हैंडसम और यंग बॉस को पीए बनने के लिए। अगर कोई नाखुश था तो वो थी दृष्टि। वह मन ही मन बोली, शिवानी तुम्हें अभी ही कुछ खोना था, पता नहीं कौन मिस्टर रिवेंज का पीए बनेगा। जो भी बने, पर प्लीज़ भगवान जी मेरा नंबर उसकी लिस्ट से दूर कर तक ना हो। प्लीज़ अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। लगभग 1 घंटे बाद ब्लैक जॉगर स्क्वाड ने वेद को ढूंढ लिया। विक्रांत को लगा नहीं था कि यक्षित इतनी जल्दी अपने बेटे को ढूंढ लेगा। वहाँ वो उसके सारे यक्षित से अपनी मांगें पूरी करवाने वाला था, और कहाँ अब यक्षित उसे उसके लिए ही बदतर सजा देने वाला था। विक्रांत ने अपनी पूरी सिक्योरिटी फोर्स से वेद को कैद कर रखा था, और यक्षित की ब्लैक जैगुआर स्क्वाड के सामने विक्रांत की आर्मी कुछ भी नहीं थी। पूरा अंडरवर्ल्ड ब्लैक जैगुआर स्क्वाड के नाम से कांपता था, और इसका सामना करने के लिए शायद ही कोई पैदा हुआ था। इस बात की भी इस स्क्वाड ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था। विक्रांत की आर्मी को चींटियों की तरह दौड़ते हुए वे वेद तक पहुंच गए और सही सलामत उसे वापस घर ले आए। यक्षित भी घर पहुंच चुका था। अपने बेटे को अपने सामने सही सलामत देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। यक्षित को पूरा यकीन था कि उसकी टीम उसे ढूंढ ही निकालेगी, पर एक बाप होने के नाते उसे अपने बेटे की चिंता तो थी ही। वेद ने डैडी कहते हुए यक्षित के गले लग लिया। यक्षित उसके सिर को सहलाते हुए उसके गालों को चूम लेता है और कहता है, बेटा आप ठीक है ना? वेद अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोला, हाँ डैडी, वेदांत बिल्कुल ठीक है। मुझे अपने डैडी पर फुल भरोसा था कि वो मुझे उत गंदे अंकल ते बता लेंगे। यक्षित ने उसके माथे को चूम लिया। तभी वेद को अपनी मम्मा का ख्याल आया। वह सबकी तरफ देखते हुए बोला, डैडी मम्मा कहाँ है? अब जाकर यक्षित को वन्या की याद आई, पर वेद के ढूंढने के चक्कर में वह वन्या के बारे में भूल ही गया था।
यक्षित वन्या को देखने के लिए अपने कमरे में आया। उसके पीछे पीछे युवान और वेद भी आ गए। जब उसे वह कमरे में नहीं मिली तो यक्षित थोड़ा परेशान हो गया। कुछ सोचने के बाद वे वेद के कमरे में आया तो देखा कि वन्या वेद के बेड पर सिर टिकाकर सोई हुई है। उसे इस हालत में देखा युवान यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, भाई, आपको भाभी को इस तरह नहीं डांटना चाहिए था। आपको पता है वेद है ना कि भाभी के जिद की थी, वह बाहर का आइसक्रीम खाना चाहता था, वरना भाभी ने उसे मना भी किया था। मुझे हमारे बॉडीगार्ड से पता चला है कि जब वे वेद को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे तो भाभी उनसे साथ लड़ पड़ी थी, जिससे उनके माथे पर भी चोट आ गई। अब यक्षित को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, क्योंकि जाने अनजाने में ही सही, लेकिन उसने वन्या को बहुत बुरा सुना दिया था। वह उसे भूल गया था कि वन्या ने उसकी ज़िंदगी में उसकी खोई हुई खुशियाँ उसे वापस की हैं। वह वन्या के पास गया और उसके गाल को सहलाते हुए उसे जगाने लगा, पर वन्या थी कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। यक्षित एक मेड से पूछने लगा, वन्या ने खाना कब खाया है? मेड सिर झुकाकर जवाब देने लगी, सर, मैडम ने सुबह से पानी तक नहीं पिया है। मैंने उन्हें खाने के लिए 1-2 बार कहा था, पर उन्होंने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि जब तक वे वेद बाबा का चेहरा नहीं देख लेंगी वे कुछ भी नहीं खाएंगी। यक्षित को जब यह पछतावा हो रहा था। वह दोबारा वन्या का सिर पर हाथ रखता है तो वह बुखार से तप रही थी। वन्या का हाथ बिल्कुल लूज थे। उसका मतलब ये था कि वह बेहोश हो चुकी थी। उसने तुरंत उसे गोद में उठाया और अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। अपनी मम्मा की इस हालत को देखकर वेद रोने लगा। वह रोते रोते युवान से बोला, तातू मम्मा को क्या हो गया? युवान उसे गोद में उठाकर यक्षित के कमरे की तरफ ले जाते हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोला, बेटा, आप टेंशन मत लो, आपकी मम्मा अभी ठीक हो जाएंगी। वेद ने अपनी नम आँखों से आहिस्ते से हाँ में सिर हिलाया। यक्षित ने डॉक्टर को कॉल कर दिया था, इसलिए थोड़ी देर में ही वह वहाँ पहुँच गई। उन्हें वन्या को चेकअप किया और बताया, सर, मैम बेहोश हो गई थी। इनकी बीपी भी काफ़ी डाउन है। आई गेस इन्होंने काफ़ी देर से कुछ नहीं खाया पिया। फीवर भी काफ़ी तेज़ है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, जिससे थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। मेडिसिन की पर्ची यक्षित की तरफ देते हुए बोली, ये कुछ मेडिसिन हैं, इन्हें टाइम टू टाइम देते रहिए, जिससे ये जल्द रिकवर हो जाए। साथ में इनके डाइट का भी ध्यान रखिएगा। अभी जैसे ही इन्हें होश आए इन्हें खाना खिला दीजिएगा। यक्षित ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से जाने लगी। वेद अपनी भीगी आंखों से अपने डैडी के पास आया और अपनी मुरझाई सी आवाज़ में बोला, डैडी, मम्मा को क्या हुआ? वो कब तक ठीक हो जाएंगी? डैडी